हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में। आज हम लोग लेकर आए हैं टेस्ट बूस्टर 4, जिसमें हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितने सही होते हैं। अगर आप 10 प्लस सही करते हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, सही तरीके से आप जा रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल सही मानी जाएगी। अगर आप 10 से कम करते हैं तो फिर भी आपकी जो है तैयारी में जांच करने का परखने का समय है। तो चलिए देर नहीं करते हुए, हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रकार का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और भी स्टडी मटेरियल का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल है मैथ्स बाय विक्रम खत्री, मैथ्स बाय विक्रम खत्री, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है या जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि राइबोसोम कौन सी प्रक्रिया का क्षेत्र है, अर्थात राइबोसोम क्या करता है। पहला है प्रकाश संश्लेषण करता है, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण करता है, तीसरा है वसा संश्लेषण करता है, या चौथा पाचन संश्लेषण करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधे में होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधा में होता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा। अब बात करते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम के बारे में आपको पता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज प्लाडे ने की थी। जॉर्ज प्लाडे के द्वारा किया गया था, जॉर्ज प्लाडे ने किया था। ठीक है, कहता है कि यह कहाँ होता है, तो राइबोसोम जो होता है कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर जो है राइबोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको राइबोसोम के बारे में रखनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि पौधे की कोशिका बनी होती है, किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की। क्वेश्चन है, ऑप्शन है सी प्रोटीन की और ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सभी को पता है कि पौधे की कोशिका जो होती है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो आपको पता है कि बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस कोशिका को आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। किस कोशिका को आत्मघाती बैग, आत्मघाती थैला कहते हैं, जिसको जाना जाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नेफ्रॉन। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जल्दी जल्दी दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका तो राइट आंसर क्या होगा, लाइसोसोम होगा। क्या होगा, लाइसोसोम होगा। चलिए अब आ जाता है प्लास्टिड क्या करता है। तो प्लास्टिड जो होता है सर रंग प्रदान करता है। क्या करता है, रंग प्रदान करता है। किसको रंग प्रदान करता है, तो जो पेड़ पौधे में फल फूल होते हैं उसके रंग प्रदान का कार्य करता है। इसके अलावा प्लास्टिड और भी क्या करता है, तो कहता है कि भोजन के भंडारण और निर्माण का जिम्मेवारी लेता है। भोजन का भंडारण और निर्माण में सहायक होता है, भंडारण और निर्माण में सहायक होता है। ये प्लास्टिड के बारे में आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, कोशिकाओं का बिजली घर। नेफ्रॉन के बारे में आपको तो पता ही है, नेफ्रॉन के बारे में पता है क्या, इसका क्या कहते हैं, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ओजोन का सूत्र क्या है। ओजोन का सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर ए है O2, ऑप्शन बी O3, CO या ऑप्शन नंबर डी O4। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा O3। तब हम लोग जान लेते हैं कि O क्या है। तो आपको पता है कि O को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु कहते हैं। अब बात आती है कि O2 क्या है, तो O2 को हम लोग कहते हैं परमाणु ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, परमाणु ऑक्सीजन, परमाणु ऑक्सीजन। अब बात आती है कि सर O4 क्या है, तो O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सोजोन कहते हैं, ऑक्सोजोन कहते हैं। ये पता है आपको, बिल्कुल। और O3 को क्या कहते हैं, O3 को तो ओजोन कहते हैं। चलिए इतनी सारी जानकारी हमको क्वेश्चन नंबर 4 से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और कमेंट में बताएं कि किसी प्रकार की अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन में कुछ सुधार हो, कुछ बदलाव हो, तो अपना का कमेंट जो है ज़रूर कमेंट करें, आपका विचार ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम और भी आप लोगों के पास लेकर आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की या इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर है रदरफोर्ड, ऑप्शन है बी थॉमसन, ऑप्शन सी है जेम्स चैडविक और ऑप्शन है डी जॉन डाल्टन। तो आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। कौन होगा? जे थॉमसन। आपको पता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1906 ईस्वी में की थी और इसी 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। अब बात आता है किसको कि इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन शब्द जो है अस्टोनी ने दिया था। इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था? अस्टोनी ने दिया था। किसने दिया था? अस्टोनी ने दिया था। अब आपको पता है कि क्या है जॉन डाल्टन के बारे में। आपको पता है कि जॉन डाल्टन क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। और जेम्स चैडविक के बारे में आपको पता है किसने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, खोज की थी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने के लिए क्या है? एक ट्रिक होता है द गोपचन। द गोपचन इसका मतलब क्या हुआ? द का मतलब थॉमसन ने किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किया, है ना। जेम्स चैडविक यानी गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया? प्रोटीन के खोज किया। और जो चैडविक है वो किसका खोज किया? न्यूट्रॉन का खोज किया। या इसी को हम लोग याद करते हैं ईटा पर नाच। क्या करते हैं? ईटा पर नाच। इसका मतलब क्या हुआ? ई से इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब टा से मतलब थॉमसन, पर से परमाणु, र से रदरफोर्ड, ना से का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ये भी आप याद रख सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि एक द्रव का पीएच मान 7 है, यहाँ पर 7 होना चाहिए, 7 पाया गया है। इसका कौन सा होने का संभावना है? पहला है खारा, दूसरा है क्षार, तीसरा है अम्ल और चौथा है जल। तो हम लोग को पता है कि इसका तो राइट आंसर क्या होगा? जल। हम लोग को क्या पता है कि आपको पता है कि पीएच मान में क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है, जहाँ पर बीच में क्या होता है? 7 होता है। 0 से लेकर 14 तक जिसमें बीच में क्या होता है? 7 होता है। तो 7 से कम जो होता है वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 7 से जो कम होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और 7 से जो अधिक होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो 7 जिसका एग्जैक्ट मान होता है उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। और अभी तो जो है केवल पानी को ही यानी जल को ही क्या माना गया है? उदासीन माना गया है। तो आई होप इतनी सारी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 6 से मिलती होगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने तुगलक वंश से पहले शासन किया था। यानी आपको दिया गया है क्या दिया गया? वंश दिया गया, आपको अरेंज करना है। पहला ऑप्शन है खिलजी वंश, दूसरा है गुलाम वंश, तीसरा है सैयद वंश और चौथा है डी लोधी वंश। तो तुगलक वंश से आपको पता है क्या? पता है कि तुगलक वंश से पहले जो है खिलजी वंश ने शासन किया था। तो देखिए हम लोग तैयार क्या रखते हैं? हम लोग याद रखते हैं कि गुल खिले। क्या याद रखते हैं? एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद रखिए। क्या ट्रिक याद रखिए? गुल खिले, गुल खिले, गुल खिले तू। इसका मतलब क्या? गु से गुलाम, ल से लोधी, खी से खिलजी, ठीक है, तू से तुगलक वंश। इतने सारी जानकारी आपको याद रखना चाहिए। खिलजी वंश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी था। इसकी स्थापना 20 वंश कब तक चला? तो 1290 से लेकर 1320 तक चला था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गुलाम वंश का संस्थापक तो कौन था? तो आपको पता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का कौन था? तो सैयद वंश का जो था खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां था, ठीक है। आपको पता है कि लोधी वंश का कौन संस्थापक था? तो बहलोल लोधी था। कौन था?
बहलोल लोदी था। तो इतनी सारी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 7 से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार किस देश से संबंधित है? स्वाधीनता पुरस्कार किस देश से संबंधित है, अर्थात कौन सी देश जो है स्वाधीनता पुरस्कार बांटती है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका कौन होगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी आपको ढाका है। इसकी जो रुपया है, करेंसी है, वो क्या है? बांग्लादेशी टाका है। क्या है? बांग्लादेशी टाका है। बांग्लादेशी टाका है। अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका प्रधानमंत्री जो है कौन है? शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? आपको पता है, अब्दुल हमीद है। कौन है? अब्दुल हमीद है। आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन कौन सा भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश से संपर्क में है या बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन एरर है, निम्नलिखित में से किससे मिलकर भारत का संसद का गठन होता है? यानी भारत का संसद का गठन करने के लिए कौन कौन सी जिम्मेवार होता है या कौन कौन से मिलकर भारतीय संसद का गठन का निर्माण होता है? तो पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा है राष्ट्रपति, राज्यसभा और संविधान। तीसरा है केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और चौथा है लोकसभा, राज्यसभा और मंत्री परिषद। तो आइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को जब आपस में मिला देते हैं तो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होता है। कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस में है, राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? पहला है इंडिया गेट, दूसरा है लाल किला, तीसरा है गेटवे ऑफ इंडिया और चौथा है ताजमहल। बिल्कुल आप लोग सही सही जवाब दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया गेट। क्या होगा? इंडिया गेट। अब बात करते हैं कि इंडिया गेट है कहाँ। तो आपको पता है कि इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में है। लाल किला भी कहाँ है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? आपको पता होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और ताजमहल कहाँ है? आपको पता ही है कि ताजमहल जो है आगरा में है। कहाँ है ताजमहल? आगरा में। जल्दी से बताइए कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? किस मुगल शासक ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 11, किस लेंस का प्रयोग पढ़ने में किया जाता है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तर लेंस, अवतल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन करेंगे। इसका राइट आंसर होगा उत्तर लेंस। क्या होगा? उत्तर लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन है। इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर बी और सी। तो आपको पता होना चाहिए कि केवल विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी जितना भी विटामिन है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब जितने भी विटामिन हैं सब किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले मेरे दोस्त, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इस मेहनत के लिए आपके से केवल लाइक और शेयर मांगा जा रहा है। तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गर्म दल और नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस देश में हुआ? किस देश नहीं बल्कि यहाँ किस शहर में होना चाहिए था, किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारा मुंबई, दूसरा है लाहौर, तीसरा है सूरत और चौथा है डी ऑप्शन कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको पता है कि इसका जो है सूरत के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन 1907 वाली जो कि सूरत में चल रही थी, उसी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो खेमे में बट जाता है। दो खेमे में बट जाता है। कौन में बट जाता है? लाहौर वाला बात में है ना। कौन वाला बात जाता है? गर्म दल और नरम दल में बट जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ओरोन्थोलॉजी किसका अध्ययन है? ओरोन्थोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है पक्षियों का, दूसरा है ऑप्शन जीवाश्म का, तीसरा है पर्यावरण का और चौथा है वंशागति का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा?
पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अब बात यह आती है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग पेलियोलॉजी कहते हैं, पेलियोबायोलॉजी कहते हैं, पेलियोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बात करें कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं या इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वंशावनति के आपको क्या कहते हैं? इसको पता है आपको? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि समुद्र नीला क्यों होता है, यानी समुद्र नीला है, इसका कारण क्या है? अधिक गहराई के कारण, आकाश के प्रवर्तन, ये गलत लिखा हुआ है, प्रवर्तन, जल के कणों द्वारा प्रकाशित, यहाँ कोनों नहीं बल्कि कणों होना चाहिए, जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण, या जल के नीले रंग के कारण, या आकाश का नीला होने का कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आकाश के प्रवर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण। तो ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के अगर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री ज्वाइन करें, मैथ्स बाय विक्रम खत्री ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर प्रकार का PDF आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।